आइए हम लोग यहाँ पर पोषण पढ़ रहे थे। पोषण के बारे में हम लोग पीछे पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। और पोषण में पीछे पार्ट में क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, वसा पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा और विटामिन पढ़ा। इस पार्ट में हम लोग रेशा, जल और खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम लोग देखें रेशा। रेशा का कार्य क्या है और रेशा का प्रकार क्या है, ये चीज में जानेंगे। और इसी में जल के बारे में जानेंगे। जल हमारे किस तरह से हमारे शरीर के भोज्य पदार्थों को किस तरह से नियंत्रित करता है, किस तरह से उपपचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसे हम लोग इसमें रेशा और जल के अंदर देखेंगे। तो हम लोग जानेंगे रेशा होता क्या है। रेशा हमारा क्या होता है? एक तरह का खुरदरा पदार्थ होता है। और इसे कह सकते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अब यहाँ से आपको पॉलीसेकेराइड सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पॉलीसेकेराइड्स तो हमारे एक तरह का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से नहीं होता है, क्योंकि जो रेशा होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो कि खाद्य पदार्थ होता है उसकी क्या होती है? एक तरह से ऊपरी लेयर्स होती हैं, उसके अंदर ये पाया जाता है। रेशा क्या होता है? उसका एक हिस्सा होता है। लेकिन इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेशा से क्या होता है? जिससे कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है, रेशा से हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। क्योंकि हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें ऊर्जा पाई जाती है उससे क्या है? रेशा को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं उसको। तो रेशा को हम लोग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेशा क्या है? एक तरह से खुदरा पदार्थ है जिससे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। ये बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे कि रेशा से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। हम पॉलीसेकेराइड कह जरूर रहे हैं, लेकिन कोई इससे ऊर्जा नहीं मिलती क्योंकि वो उसका हिस्सा होता है। ठीक है, अब आइए रेशा क्या है? दो प्रकार का होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, रेशा दो प्रकार का होता है। एक जो होता है सॉल्वेंट, जो जल में घुलनशील होता है, और एक क्या होता है? जो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो जल में घुलनशील कौन सा है? ध्यान देंगे कौन कौन से हमारे जो रेशे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जल में घुलनशील कौन सा नहीं है? देखिए, सेल्यूलोज जो जल में घुलनशील नहीं है। गेहूं, चोकर जो होता है जल में घुलनशील नहीं होता है। ये मानव आसानी से इसको पचा नहीं पाते या बिल्कुल नहीं पचा पाता है। जल में अघुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, ये करता है क्या है? ये हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे झाड़ू होती है, साफ सफाई काम करती है, इसे हमारा पाचन तंत्र क्या करता है? साफ सफाई करता है। ये अघुलनशील है। लेकिन जो जल में घुलनशील होता है, गम, पैक्टिन, जौ और सेम हमारी सब्जी होती है, ये सब क्या है? ये जल में क्या होता है? घुलनशील होते हैं। इसका कार्य क्या है? अगर इसका कार्य शरीर में पचता नहीं है तो इसका काम क्या? पाचन तंत्र को क्या करना है? साफ सफाई करना होता है। लेकिन इसका काम क्या है? ये एक तरह से हमारे पाचन तंत्र में जेली नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो जेली नुमा स्ट्रक्चर जब बन जाता है हमारे पाचन तंत्र में, तो शर्करा का क्या होता है? शर्करा हमारे आसानी से घुलती नहीं है। और इस तरह से क्या, शर्करा नहीं घुलेगी तो क्या होगा? ग्लूकोज क्या होगा? हमारा नियंत्रित रहेगा। ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में क्या होगी? कम होगी। इससे क्या होगा? शुगर होने की संभावना, डायबिटीज होने की संभावना क्या हो जाएगी? कम होगी। तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब जो जल में घुलनशील रेशा होता है वो क्या करता है? ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। और ये क्या करता है? पाचन तंत्र की साफ सफाई का काम करता है। अब आइए इसके देखिए कार्य और क्या क्या हो सकते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो जिसके कारण से क्या होता है? हार्ट अटैक की संभावना बड़ी बन जाती है। तो क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है। तो किसकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है? एलडीएल की मात्रा कम करता है। मतलब कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा को कम करता है। ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? स्टेरॉइड होता है। हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? एक तरह का स्टेरॉइड होता है। क्या होता है? स्टेरॉइड होता है एक तरह का। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, मतलब कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या करता है? ये बढ़ाता है। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या करता है? ये कम करता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आंतों में पॉलिप। पॉलिप क्या होता है? पॉलिप एक तरह का ट्यूमर होता है। ठीक है, और ट्यूमर से क्या होता है? हमारे कैंसर कैंसर क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज होती है ट्यूमर के बाद की। मतलब ट्यूमर होगा तो फिर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या करता है? ये ट्यूमर के बनने में क्या करता है? ये रोकता है। तो रेशा, अगर रेशा हम भोजन में ग्रहण कर रहे हैं अधिकतम, तो ये ट्यूमर की मात्रा, ट्यूमर की बनने की क्रिया को क्या कर देता? कम कर देगा, बिल्कुल समाप्त कर देगा। फिर देखेंगे हम लोग कैल्शियम ऑक्सलेट। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आईएएस में पूछा जाने वाला है, किसी में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है? किसा बोलते हैं? उसे पथरी बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। तो पथरी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। जो क्या करता है? इसको बनने से रोकता है। तो क्या कैल्शियम ऑक्सलेट मतलब पथरी कहाँ बनेगी? किडनी में, वृक्क में बनेगी। तो वृक्क में कैल्शियम ऑक्सलेट को बनने से क्या करता है? रोकता है। पथरी को बनने से ये रोकता है। ये रेशा का कार्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए जल, H2O। इसका रासायनिक सूत्र है जल का। और पूरी पृथ्वी पे 71% जल पाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं।
ठीक है। लेकिन मानव शरीर में इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है? 65% होती है। पूरी पृथ्वी में 71% है और मानव शरीर में इसकी मात्रा कितनी है? लगभग 65% है। ये एक तरह का गुड सॉल्वेंट होता है, मतलब कि अच्छा विलायक माना जाता है। जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, छोटे छोटे जो खनिज लवण होते हैं, वो क्या होते हैं? जल में क्या होते हैं? घुल सकते हैं। तो अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा नहीं होगी तो नहीं घुल पाएगा, तो पाचन क्रिया हमारी दुरुस्त नहीं होगी। तो ये पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं होगी तो हमारा क्या होगा? मेटाबॉलिज्म रेट भी कम हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म रेट कह सकते हैं पाचन तंत्र का सबको नियंत्रित करने में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में जल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये तरह का क्या था? गुड सॉल्वेंट होता है, अच्छा विलायक माना जाता है। इसी कारण से देखेंगे कि जो कोशा द्रव्य होता है, कोशा द्रव्य में भी जल की मात्रा क्या होती है? अधिकतम। मतलब कोशिका का एक मुख्य अंग है कोशा द्रव्य। फिर रुधिर प्लाज्मा देखेंगे, जो रुधिर का मुख्य अंग है, इसमें भी जल की मात्रा होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मानव शरीर है उसमें 65% जल जो होता है, जो मुख्य अंग है वो सब क्या होता है? उसमें जल की मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है। अब क्या करता है? नेक्स्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये अम्ल क्षार संतुलन को बना के रखता है। तो अम्ल क्षार संतुलन बना के रखता है। तो यहाँ से एक फैक्ट निकल के बाहर आता है कि जल हमारा क्या होता है? अगर जब ये हम कह रहे हैं कि अम्ल क्षार संतुलन को बना के रखते हैं, इससे फैक्ट निकल के आ रहा है। फैक्ट क्या होता है कि इसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। मतलब कि जल जो होता है हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। ना तो ये अम्लीय होता है और ना तो ये क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? उदासीन होता है। तभी ये क्या करता है? अम्ल क्षार संतुलन को बना के रख सकता है। कैसे रख सकता है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारा H2O है ये हमारा टूट जाता है, जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से क्या होता है? टूट जाता है। H+ और OH- में ये टूट जाता है। जब क्षार की मात्रा को संतुलित करना होता है तब OH- में टूट जाता है, मतलब कि क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है OH-। और जब अम्ल की मात्रा को संतुलित करना होता है तो क्या करता है? ये H+ में टूट जाता है, मतलब कि अम्ल को क्या करता है? अम्ल की मात्रा को क्या करता है? संतुलित कर लेता है। ठीक है। तो H2O 2 पार्ट में टूट के H+ और OH- में टूट के अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। उसके बाद क्या करना है? इसका नेक्स्ट कार्य क्या है? शरीर ताप नियंत्रण। तो शरीर ताप नियंत्रण करता है। अब शरीर ताप नियंत्रण कैसे करेगा? अब देखेंगे, क्योंकि कैसे नियंत्रण करता है कि जल जो होता है ना तो आसानी से गर्म होता है और ना ही आसानी से ठंडा होता है। इसलिए जल की मात्रा क्या हमारे शरीर में काफी होनी चाहिए। कैसे देखेंगे कि जब लू चलती है गर्मियों में, तो हमको अक्सर लू लग जाती है, हम लोग लू से बच जाते हैं। तो लू से बच कब सकते हैं? जब हमारे शरीर में जल की मात्रा होगी अधिक। तो क्या मैंने कहा कि जल आसानी से जल्दी से गर्म नहीं होता है, काफी समय लेता है। तो इससे हमारा टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन रहता है, संतुलित रहता है। उसी प्रकार ठंडी में हमको ठंड लग सकती है अगर जल की मात्रा कम है तो इससे क्या होता है? जल ना तो आसानी से ठंडा होता है और ना ही आसानी से गर्म होता है। इस तरह से क्या होता है कि शरीर ताप नियंत्रण बना रखता है। आइए हम लोग देखें खनिज लवण के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए खनिज तत्व क्या होता है, खनिज तत्व के बारे में जाने। खनिज तत्व की डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा इसको समझेंगे, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए खनिज तत्व होते क्या? ये क्या है? एक तरह के क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जो कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार क्या होते हैं? बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बने होते हैं। और ये क्या होते हैं? क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। इनका कार्य क्या है? ये उपपचयी क्रियाओं को संतुलित करता है और विद्युत रासायनिक चालकता को बनाए रखने में ये सहायता करता है। अब आइए इसको देखें। हमारे शरीर की जरूरतों के अनुसार ये 2 भागों में इसको क्या किया गया? विभाजित किया गया। शरीर की जरूरतों के अनुसार, शरीर की जरूरतों के साथ मतलब सूक्ष्म मात्रिक तत्व और अधिभार तत्व। अधिभार तत्व वो होते हैं जो हमारा शरीर जो होता है सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, और सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं जिसके हमारे शरीर की सबसे कम जरूरत होती है। तो देखें 2 प्रकार है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ सकता है आपकी परीक्षा में कि सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में कौन कौन से होते हैं या कौन से नहीं है। तो देखिए अधिभार तत्व सबसे ज्यादा, तो देखिए सबसे ज्यादा मतलब कौन है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर मतलब गंधक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है और पोटेशियम है। ये हमारे क्या है? अधिभार तत्व है। सूक्ष्म मात्रिक तत्व क्या है? फेरस मतलब कि लौह तत्व। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन आप लोग जान ही रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिंक, बोरान, फ्लोरीन और कोबाल्ट, ये क्या है? हमारे सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे अधिभार तत्वों से। अधिभार तत्वों के कार्य क्या क्या हैं? ठीक है। कैल्शियम क्या है?
कैल्शियम में देखेंगे मुख्य कार्य क्या है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब कैसे, हमारे शरीर में अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, दांत हैं, इन सब के निर्माण में क्या है, कैल्शियम क्या है, मुख्य रोल निभाता है। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और क्या करता है, रक्त के जमने में, सीए से हम याद कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे के से है, ए से सी है, मतलब कटना। ठीक है, कटना मतलब कि ये रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है कैल्शियम, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हड्डियों के रूप में रक्त का थक्का जमाने में, मतलब रक्त के जमने में ये सहायक होता है, और हड्डियों के निर्माण में तो सहायक है ही। इसी कारण इस कैल्शियम की मात्रा क्या है, पूरे शरीर में ज्यादा पाई जाती है। फिर देखिए फास्फोरस, देखिए फास्फोरस का कार्य क्या है, ये कैल्शियम के साथ वर्क करता है। कैल्शियम के साथ वर्क कैसे करता है, अस्थि एवं दांतों का निर्माण करता है कैल्शियम के साथ मिलकर। ठीक है, और क्या करता है, ये वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी सहायक होता है। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कार्य क्या है, मैग्नीशियम का ऊपर कैल्शियम और फास्फोरस को दोनों को संतुलित और नियंत्रित करता है। मैग्नीशियम का अकेला काम क्या है कि इस कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है, संतुलित करता है, नियंत्रित करता है। फिर आइए सल्फर, सल्फर का काम मैंने बताया था कि प्रोटीन में सल्फर एक मुख्य घटक तत्व होता है। तो सल्फर का काम क्या है, प्रोटीन का एक मुख्य घटक है, मतलब कि प्रोटीन के निर्माण में है ये सहायता करता है। तो प्रोटीन घटक है, और कैसी प्रोटीन देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे कोलेजन, केराटिन प्रोटीन के निर्माण में क्या करता है, सल्फर क्या होता है, सहायक होता है। फिर देखिए फेरस, लौह तत्व, ये हमारा कैसा तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। अभी तक जो हमने पढ़े इंपॉर्टेंट जितने हैं हमारे जो अधिभार तत्व है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और इनकी जरूरत होती है। अब हम लोग सूक्ष्म मात्रिक तत्व पढ़ रहे हैं। फेरस मतलब लोहा, और लोहा कहाँ पाया जाता है, लौह तत्व हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। जिसका काम क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन हम बता चुके हैं कि ग्लोबिन जो होता है एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होता है, और हीमो क्या होता है, तरह का वर्णक होता है। इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, मगर हीमोग्लोबिन मुख्य घटक तत्व क्या होता है, लोहा होता है। जिस तरह से क्लोरोफिल में मुख्य घटक तत्व क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में पत्तियां जो होती है, अपना भोजन निर्माण करती है, उसमें मैग्नीशियम होता है। उसी प्रकार से मानव के रक्त में सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व होता है वो क्या होता है, लौह तत्व होता है, फेरस होता है। तो ये क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन के परिवहन में क्या होता है, ये सहायक होता है। उसके बाद देखिए आयोडीन, आयोडीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोडीन हम लोग क्या करते हैं, नमक से हमको प्राप्त होता है, और ये भोजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आयोडीन क्या होता है, आयोडीन का भंडारण कहाँ है, थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है, एच के शेप में होती है। ये किस शेप में होती है, एच के शेप में हमारे गले में क्या होती है, पाई जाती है। तो इसका भंडारण, इसका आयोडीन का भंडारण होता कहाँ है, थायराइड ग्रंथि में। और थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है कि हमारे शरीर में की वृद्धि को, ये भी वहाँ उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो कैसे नियंत्रित करेगा, देखेंगे, ध्यान दीजिए। इससे अगर कमी हो जाती है तो क्या क्या रोग हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। जड़ वामनता, जड़ वामनता जैसे नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को, जड़ वामनता मतलब कि व्यक्ति क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। कैसा हो जाता है, बौना हो जाता है, मतलब कि उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। फिर देखिए मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा क्या करता है हमारा, इससे रक्त दाब कम होता है, और व्यक्ति क्या होता है, कमजोर हो जाता है, और शिथिल महसूस करता है, अपने आप को कमजोर महसूस करता है मिक्सिडीमा में। ठीक है, थका हुआ महसूस करता है। फिर देखेंगे सामान्य घोगा, सामान्य घोगा में क्या होता है, थायराइड जो ग्रंथि होती है, जिसे हम बता रहे हैं कि जो आयोडीन जहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है, ये थायराइड ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है, तो उसे सामान्य घेगा कहते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि गर्दन के पास फूला हुआ से स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा थायराइड ग्रंथि के फूलने के कारण ही बनता है। फिर देखिए हाशिमिमोटो रोग, तो हाशिमिमोटो रोग किसी कमी कारण होता है, आयोडीन की कमी कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा तो ऊपर के जितने होंगे रोग वो सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या दवाएं दी जाती हैं, और जब ये दवाएं दी जाती हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन इतना निकलना कम हो जाता है कि वो विष का काम करने लगती है, टॉक्सिन का काम करने लगती है। तो टॉक्सिन काम करती है तो क्या होता है, टॉक्सिन जब काम करेगी तो क्या थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देंगी, और जब थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या किसे कहा जाता है, तो वो हाशिमिमोटो रोग को कहा जाता है। फिर देखिए बोरान, बोरान क्या होता करता है, ये हड्डियों के बनने में ये भी सहायता करता है, जिस तरह से कैल्शियम होता है। और फिर आइए जिंक देखें, जिंक क्या क्या करता है, अम्ल क्षार संतुलन को बनाने में क्या होता है, सहायक होता है जिंक। अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में आइए,
फ्लोरीन, फ्लोरीन के बारे में जानेंगे। फ्लोरीन क्या करता है, ये भी हमारे दांत और हड्डियों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। हड्डियों और दांत के निर्माण में सहायक होता है। अब आइए कोबाल्ट। कोबाल्ट में क्या होता है, ये हमारा किसमें पाया जाता है, B12 विटामिन के का मुख्य घटक है। B12 विटामिन का मुख्य घटक है कोबाल्ट। और कोबाल्ट क्या करता है हमारा, ये रक्त क्षीणता को या रक्त अल्पता को कम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखिए अधिभार में हमारा बचा रह गया था, यहाँ देखिए सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम, इसका एक ही कार्य है। वो कार्य क्या है, ये भी अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है। अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है। दैट्स ऑल।